हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है कोशिका यानी सेल। सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो कोशिका यानी सेल जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। इसमें स्वतः जनन करने की क्षमता होती है, स्वयं जनन करने की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत याद रखिएगा, दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो नाम याद रखिएगा। स्लाइडेन तथा स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवधारियों में दो प्रकार के कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में क्या अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में क्या उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अगर बात करें तो इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग मतलब कि उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण यानी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है पाया जाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में अगर बात करें तो यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1959 में। याद रखिएगा, रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन के द्वारा तथा मध्य परत लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 ईस्वी के द्वारा जो है, यानी कब और किसके द्वारा? तो 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है, वैलिड है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें पाई जाती हैं, जिनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। याद रखिएगा, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि अगर बात करें तो क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेवस चक्र है। क्रेवस चक्र याद रखें, क्रेवस साइकिल। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है।
क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्जी बॉडी है इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलोग्लॉजी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। देखिए, लाइवोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम को बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइवोसोम को। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया के द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 में। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज याद रखिएगा फ्रीडरिक मिसर। किसने? डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिसर 1869 ईस्वी में किए थे। फ्रीडरिक मिसर के द्वारा 1869 में डीएनए की खोज की गई थी। डीएनए का पूरा नाम है डबल हेलिक्स मॉडल जेम वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये जो कह सकते हैं कि जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री के भांति जनकों के संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 3 पेयर्स गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जो जोड़ा है गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होता है। याद रखिएगा 22 जोड़े यानी 44 जो है मतलब कि गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और 44 प्लस XY पुरुषों में और 44 प्लस XX स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जब अगर बात करें तो 23वां जो जोड़ा है गुणसूत्र पुरुष में XY होगा, महिला में XX होगा, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है। यानी माता पिता दोनों से मिलाकर अगर X और Y जो मतलब कि गुणसूत्र जो होते हैं वो मिलते हैं, क्रोमोसोम जो मिलते हैं, तो इससे क्या होता है? पुत्र जन्म लेता है। लेकिन वही जब पिता से भी X और माता से भी X की गुणसूत्र की प्राप्ति होगी तो जो जन्म लेगी वो पुत्री होगी। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस यह भ्रूणीय विकास और अंगों के प्रति विकास के समय होता है। इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न पहला यही है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या हुआ, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी डी ऑप्शन। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री के भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशन ने 1869 में की थी और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये दोनों प्रश्न पूछे गए तो इसको ध्यान में रखिएगा।
प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला, प्रायश लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। क्या यह सही है? पहला कथन गलत है, कथन सही नहीं है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से जो है बनी होती है, एमिनो शर्करा से बनी नहीं होती है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डी, यानी जो ऑप्शन डी दिया गया रिकेट्सिया में कोशिकांग भित्ति नहीं होती है, तो डी ऑप्शन गलत है, यानी सिर्फ सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड यानी जो एकल तंतु है आरएनए अणु के बने होते हैं, इनमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण के द्वारा नहीं घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन जो सही नहीं है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही कौन सा है? नीचे कूट दिया गया, सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? सामान्य अंतर क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला जो स्टेटमेंट है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती, बिल्कुल सही। और तीसरा देखिए, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं, यानी पहला तीसरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन सी में। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। यह जो है कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, जिसके कारण इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति भी होती है जो पौधों को संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी या रितिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। पादप कोशिका अगर बात करें तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। आगे प्रश्न संख्या 4, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे भिन्न होती है? क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में इसका हरित लवक का अभाव होता है। प्रश्न संख्या 5 है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? निम्न में से जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए। जैव कोशिका का कौन सा पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है? देखिए, डिस्कशन के दौरान ही मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सहजीवी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा प्रोटीन से और लिपिड से, यानी डी ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन के द्वारा और मध्य वाली परत जो है इसका निर्माण लिपिड के द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन 1972 में जो है प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक, इनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा जो है सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में अगर बात करें तो फास्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिनके बीच बीच में कुछ प्रोटीन होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किस या किन की भूमिका सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, यानी बी ऑप्शन। देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। यह एक अंतःद्रवी जालिका की कला से जो है राइबोसोम लगे रहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं, वर्क मतलब कि बेंचेज होते हैं। 11 नंबर है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है एपोप्टोसिस, यानी ऑप्शन ए। देखिए प्रक्रमित कोशिका मृत्यु जो होता है पीसीडी, इसमें कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। यह भ्रूणीय विकास और अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। 12 नंबर, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला, बताइए उत्पन्न करने वाला पद है कौन सा है? तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला जो पद है वह है क्रेब्स चक्र। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसमें अधिकतम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो होता है क्रेब्स चक्र होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रैब ने 1937 में की थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में आनुवंशिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जो है फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।